गुड मॉर्निंग, नमस्कार एवरीवन। मैं हूँ सीए निशा शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीजी कॉमर्स क्लासेस। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हम ऑडिट सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं क्लॉज वाइज एक्सप्लेनेशन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लॉजेस 9 टू 17। जैसे जैसे हम फॉर्म 3CD के क्लॉजेस में आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे दैट वी आर डाइविंग डीप इनटू द क्लॉजेस, और हर क्लॉज का आगे सब क्लॉज दिया गया है जहां पर एक्सप्लेनेशन में या एक्सप्लेन करने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो आपको पेशेंस बना के रखना है इन ऑर्डर टू गेट क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे ईच क्लॉज। आपको मेरे साथ बने रहना है। हम क्लॉजेज 9 टू 17 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्लॉज है क्लॉज 9, जो कि रिलेट करता है विद पार्टनरशिप फर्म्स या एओपी। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है, एओपी है, तो आप यहाँ पर मेंबर्स की डिटेल देंगे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के बारे में डिटेल देंगे। एओपी के केस में अगर आपको मेंबर्स का शेयर्स इनडिटर्मिनेट है, अननोन है, तो भी आप यहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे। आप देखेंगे मेरी स्क्रीन पर ये इनएक्टिव शो कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो असेसी डिटेल है, जो अपना पैन है, वो इंडिविजुअल डाला है, और तो मुझे ये यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करने देगा। तो अगर आपकी फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, आप ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन का ऑप्शन आएगा। आप सिलेक्ट करेंगे, ऐड डिटेल्स करेंगे, जितने भी आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, उस हिसाब से यहाँ पर आपको विंडो में डिस्क्लोजर करना है। 9B है, if there is any change in the partners or members or in their profit sharing ratio since the last date of preceding year, the particulars of such change। अगर आपके पार्टनर्स चेंज हुए हैं, मतलब आपकी पार्टनरशिप फर्म में अगर एडिशन हुई है, एडमिट हुआ है कोई मेंबर, या आपकी फर्म में रिटायरमेंट हुई है, तो भी आपको उसकी जानकारी यहाँ पर मेंशन करनी जरूरी है। जब आप इसे सेव करेंगे तो ये ले जाएगा आपको क्लॉज 10 पर। क्लॉज 10 के सामने प्रोवाइड डिटेल्स पर आपने क्लिक करना है। क्लॉज 10 डील करता है विद योर नेचर ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन। अगर आप एक से ज्यादा बिजनेस या प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हैं, तो आपको हर बिजनेस या प्रोफेशन के नेचर की जानकारी यहाँ पर देनी जरूरी है। जब आप ऐड डिटेल कीजिएगा, जिस सेक्टर से आपका बिजनेस रिलेटेड है, आप उस सेक्टर को चूज करेंगे। यहाँ पर आपको वेरियस सेक्टर्स की इंफॉर्मेशन दे दी गई है। मान लीजिए अगर आप चूज करते हैं यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर अगर अपना चूज कर रही हूँ प्रोफेशंस, तो आपको उस हिसाब से ही नीचे सब सेक्टर भी चूज करना है, दैट प्रोफेशन में आप किस प्रोफेशन से रिलेट करते हैं। आपको यहाँ पर वेरियस ऑप्शंस दी गई हैं, आपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से यहाँ पर प्रोफेशन चूज करना है। मैं यहाँ पर अदर प्रोफेशनल सर्विसेज यूज कर रही हूँ। आप मेडिकल प्रोफेशन, लीगल, अकाउंटेंसी सर्विसेज कुछ भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है 10B, जहां पर आपको ऑप्शन पूछी जाएगी, इफ देयर इज एनी चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, द पर्टिकुलर्स ऑफ सच चेंज। देखिए, अगर आपके बिजनेस या प्रोफेशन में किसी भी तरीके का चेंज हुआ है तो आप यस सिलेक्ट करेंगे, अगर कोई चेंज नहीं हुआ है तो आप नो सिलेक्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं दैट चेंजेस किस किस तरीके के हो सकते हैं। आपको चेंजेस में देना है दैट आपके बिजनेस लाइन अगर चेंज हुई है, मान लीजिए आप पहले किसी और बिजनेस में डील कर रहे थे, एज अ मैन्युफैक्चरर डील कर रहे थे, अब आपने ट्रेडर के तौर पर डील करना शुरू कर दिया है, आपने कोई न्यू लाइन ऑफ बिजनेस अगर ऐड की है तो आप एडिड पे क्लिक कीजिए। अगर आपने कोई लाइन ऑफ बिजनेस डिसकंटिन्यू की है, आपने आपने कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू किया है, तो आप डिसकंटिन्यूड पे क्लिक करिएगा, और आपको उसमें बताना है दैट आपने कौन सा बिजनेस डिसकंटिन्यू किया है, और फर्दर उसका सब सेक्टर भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना चाहते, कोई चेंज नहीं है, तो आप नो का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, दैट मेरे बिजनेस में कोई भी चेंज नहीं आया है, और एज इट इज इसको छोड़ देंगे। ऐड कीजिएगा अपनी डिटेल को और सेव करके आप बाहर क्लॉज नंबर 11 पे आ जाएंगे। क्लॉज नंबर 11 में आपसे डिटेल पूछी जाती है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली। वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 44 AA, इफ यस लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड। देखिए, सेक्शन 44 AA डील करता है कि आपको अगर आपकी ग्रॉस रिसीट एक्सीड करती है 1,50,000 इन ऑल 3 प्रोसीडिंग ईयर्स, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे यस, क्योंकि हर बिजनेस के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी जरूरी है। ऐड डिटेल करेंगे तो आप बुक्स प्रिस्क्राइब्ड में
कैश बुक, जर्नल, लेजर, स्टॉक इन्वेंट्री, स्टॉक रजिस्टर, ये सब यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर कैश बुक फिल करूंगी तो मुझे यहाँ पर सारी बुक्स को बारी बारी से ऐड करना है। आप यहाँ पर ऐड डिटेल करेंगे। कैश बुक के बाद आपने यहाँ पर जर्नल अगर सिलेक्ट करना है, आप जर्नल सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर अपनी ऐड करती जा रही हूँ बुक्स प्रिस्क्राइब्ड, आप यहाँ पर सेल्स बुक, परचेज बुक भी एंटर कर सकते हैं। वो सब यहाँ पर आपकी लिस्ट में नीचे आपको शो होता दिखता जाएगा। कैश बुक, जर्नल, लेजर, सेल्स बुक, परचेज बुक, इन्वेंट्री रजिस्टर, आप जो भी यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देखिए 11A फिल करने के बाद 11B में वो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आपने मेंटेन की है उसके साथ साथ एड्रेस की जानकारी भी पूछेगा जहां पर आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी हुई हैं। अगर तो आप कंप्यूटराइज्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जहां पर आपका हेड ऑफिस है, मेन रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहां पर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख रहे हैं कंप्यूटराइज्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगर आपने एक से ज्यादा लोकेशंस पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी हैं तो पर्टिकुलर लोकेशन आप यहाँ पर मेंशन करेंगे अलॉन्ग विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो उस पर्टिकुलर लोकेशन पर रखी गई हैं। अगर आपने क्लाउड पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स सेव की हैं तो आपको डोमेन आईपी एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आईपी एड्रेस आप मेंशन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्लाउड का नेम यहाँ पर मेंशन करना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे दैट हम एड्रेस कैश बुक के सामने कैसे ऐड करेंगे। सेम एज 11A अबव अगर आप टिक करते हैं तो टिक करते ही आपकी 11A में जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट सिलेक्ट की हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे ऐड हो जाएंगी। अब आपने इनके सामने एड्रेस मेंशन करना है तो आप कैश बुक के सामने एड्रेस मेंशन करना चाहते हैं, एडिट के बटन पे क्लिक कीजिए। देखिए ऐसी विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। एडिट के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने बुक्स मेंटेन्ड कैश बुक दिया गया है। कंट्री आपने सिलेक्ट करनी है इंडिया। एड्रेस लाइन में यहाँ पर अमृतसर मेंशन कर रही हूँ जस्ट टू शो यू ऑल कि कहाँ आप प्रॉपर एड्रेस ही डालेंगे, आप सिटी का नेम नहीं डालेंगे। जो वहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है जहाँ पे आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी हुई हैं आप उस एड्रेस को प्रॉपरली यहाँ पर मेंशन करेंगे। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कि एड्रेस कैसे मेंशन करना है, जैसे ही आप सेव का बटन क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं दैट 11B में कैश बुक के सामने आपका एड्रेस लाइन 1 में अमृतसर, सिटी और टाउन में अमृतसर और जिप कोड अपने आप आ गया है। ऐसे ही आप जर्नल, लेजर और सेल्स बुक में कर सकते हैं। अगेन आई एम मेंशनिंग कि आपने प्रॉपर एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस का यहाँ पर दिखाना है। मैंने जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर आपको फिल करके दिखाया है सिटी नेम। नेक्स्ट आ जाइए 11C लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नेचर ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन्ड ड्यूरिंग कंडक्टिंग योर टैक्स ऑडिट। आपने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन की हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम एज 11B अबव में जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 11B में जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डिटेल डाली है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। इन एडिशन टू दीज बुक्स अगर आप इसके अलावा कोई और बुक्स भी मेंशन करना चाहते हैं तो आपने ऐड डिटेल पे सिंपली ऐड करना है। यहाँ पर आप स्टॉक रजिस्टर मेंशन करना चाहते हैं, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर मेंशन करना चाहते हैं तो आप ऐड कीजिएगा। ऐड करते ही आपका स्टॉक रजिस्टर यहाँ पर 5th रो में ऐड हो जाएगा। 11C में इंफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद आपने सेव के बटन पे क्लिक करना है। सेव के बटन पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट क्लॉज की तरफ मूव करेंगे जो कि है क्लॉज 12। क्लॉज 12 में अगेन आप प्रोवाइड डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। Whether the profit and loss account includes any profit and gains assessable on presumptive basis, indicate the amount and the relevant section. देखिए यहाँ पर आप चूज करेंगे दैट आपने जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया है उसमें अगर कोई ऐसा प्रॉफिट इंक्लूडेड है जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है अंडर सेक्शन 44 AD, ADA, AE, B, BB, BBA, तो आप यहाँ पर यस सिलेक्ट करेंगे और ऐड डिटेल्स करेंगे। ऐड डिटेल्स में आपसे पूछा जाएगा दैट किस सेक्शन में आपने प्रॉफिट जो है वो P&L अकाउंट में शो किया हुआ है और उसकी अमाउंट।
यहाँ पर टैक्स ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है ओनली चूजिंग द सेक्शन और अमाउंट डिस्क्लोज करने में। अगर आप अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है दैट कैसे वो अमाउंट कैलकुलेट किया गया है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपने जस्ट यहाँ पर अमाउंट जो है उसको मेंशन करना है, क्या वो करेक्ट है इनकरेक्ट है वो आपको यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लॉज है 13A, मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर। मर्केंटाइल सिस्टम या कैश सिस्टम में से आप जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। हाइब्रिड सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जिसमें आप कैश या मर्केंटाइल सिस्टम का मिक्सचर चूज करते थे। वेदर देयर हैज बीन एनी चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड, अगर प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर में अपना मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपने चेंज किया है, तो यहाँ पर उसकी जानकारी देना ज़रूरी है। अगर ऊपर आपका जो आंसर है 13B में वो अफर्मेटिव में है, मतलब अगर आप येस चूज करते हैं, तो ऐड डिटेल्स का जो बटन है वो हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या चेंज किया है एंड उसका इफेक्ट क्या आया है उसकी डिटेल देना ज़रूरी है। मैं यहाँ पर नो सिलेक्ट करूँगी। 13D में whether any adjustment is required to be made to profit and loss for complying with the provisions of income computation and disclosure standard notified under section 145 subsection 2। अब देखिए ICDS एप्लीकेबल है हर बिजनेसमैन पे, एवरी टैक्स पेयर पे। अपनी अकाउंटिंग बुक्स जो आपने मेंटेन करनी है वो आप मेंटेन करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अगर आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल हैं। 145 सबसेक्शन 2 में यही कहा गया है दैट मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉय करेंगे आप यहाँ कैश या मर्केंटाइल सिस्टम, और आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे जहाँ पर आपने परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेज इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है एज पर प्रिस्क्राइब्ड इन ICDS। आप यहाँ पर नो सिलेक्ट करेंगे। डिस्क्लोजर एज पर ICDS जो कि इम्पॉर्टेंट क्लॉज है 13F, यहाँ पर आपके बिजनेस पे जो ICDS एप्लीकेबल हैं आप उनको चूज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ICDS 1 अकाउंटिंग पॉलिसी चूज कर रही हूँ। अकाउंटिंग पॉलिसी जब आप चूज करते हैं तो यहाँ पर आप डिस्क्लोजर देंगे दैट जो आपके अकाउंट्स हैं वो प्रिपेयर किए गए हैं बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द मर्केंटाइल सिस्टम, द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन मर्केंटाइल। मैं यहाँ पर आपको जस्ट एग्जाम्पल शो कर रही हूँ दैट आपने कैसे यहाँ पर डिस्क्लोजर देना है इन रिस्पेक्ट ऑफ particular ICDS under historical cost conventions। आप इसकी वर्डिंग जो है वो गूगल करके भी पा सकते हैं, या अगर आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इसकी वर्डिंग जो है वो आपको मिल जाएगी। कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज के सामने मेंशन कर सकते हैं। जब मैं ऐड बटन क्लिक करूंगी तो आपकी रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग पॉलिसी के सामने आपका डिस्क्लोजर आ जाएगा। अगर यहाँ पर ऐड डिटेल करना चाहते हैं आप ऐड डिटेल कर सकते हैं, जहाँ पर आप ICDS 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री चूज करेंगे। यहाँ पर आपको डिस्क्लोजर ये देना है दैट आपने जो इन्वेंट्रीज डिस्क्लोज की हैं, आपने जो इन्वेंट्रीज यहाँ पर रिकॉर्ड की हैं उनकी वैल्यूएशन आपने की है एट कॉस्ट और NRP, जो कि हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी बताया गया है दैट जब भी आप अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो उसके लिए आपके पास यही एक पॉलिसी है दैट आप कॉस्ट और NRP विच एवर इज लोअर पे अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं। आप देख सकते हैं ऐड करने के बाद मेरा डिस्क्लोजर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे अगर आपका बिजनेस एज सच है दैट आपका जो स्टॉक है वो वैल्यू होता है एट कॉस्ट पे, तो आप कॉस्ट सेलेक्ट करेंगे, मार्केट रेट पे तो मार्केट रेट। वैसे जो प्रिवेलिंग है वो है लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट रेट, दैट हम अपना क्लोजिंग स्टॉक जो है वो दिखा रहे हैं एज पर अकाउंटिंग पॉलिसीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल ऑन आर बिजनेस। In case of deviation from method of valuation prescribed under section 145A and the effect thereof on the profit or loss, please furnish। देखिए
145A इंक्लूसिव मेथड है, जिसमें ये कहा गया है दैट आप बाय फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन्वेंट्री, जिसमें सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स आ जाती हैं, स्टॉक्स आ जाते हैं, शेयर्स आ जाते हैं, अगर आपने एज एन इन्वेंट्री हेल्ड किए हुए हैं तो आप उनकी वैल्यूएशन करेंगे एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। और सेकेंड बात ये आ जाती है दैट इसमें ड्यूटी, सेस, फीस बाय वट एवर नेम कॉल्ड, अगर आपने कुछ भी पे किया है, फ्रेट पे किए हैं, तो आप उनकी एडजस्टमेंट करेंगे इन योर रिस्पेक्टिव इन्वेंट्री, परचेज या सेल ऑफ गुड्स में। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे नो और सेव कर देंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे हम बाहर आ जाएंगे टुवर्ड्स क्लॉज 15। क्लॉज 15 में आपसे पूछा गया है पर्टिकुलर्स ऑफ कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक। यहाँ पर ये जान लेना जरूरी है दैट अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपने कोई भी कैपिटल एसेट कन्वर्ट की है इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 जो कि डील करता है ट्रांसफर की डेफिनेशन के साथ, इसमें ट्रांसफर इसको कंसिडर किया जाता है। तो जिस प्रीवियस ईयर में आपने कन्वर्जन की है वहां पर आपको डिटेल देनी जरूरी है, जिसमें जो कैपिटल एसेट आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट की है उसकी आप डिस्क्रिप्शन देंगे, एक्विजिशन की डेट देंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देंगे, और बुक्स ऑफ अकाउंट में उस एसेट को आपने किस प्राइस पे कन्वर्ट किया है स्टॉक इन ट्रेड में, आप उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देंगे। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐड करूंगी तो ही ये डिटेल यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। और दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान आपने ये रखना है दैट वाइसा वर्सा सिचुएशन में जहाँ पर स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया गया है वो सिनेरियो यहाँ पर कवर नहीं होता, तो उसकी डिटेल यहाँ पर देनी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड क्लॉज 16। क्लॉज 16 के आगे सब क्लॉजेस दिए गए हैं जहां पर वो आपसे पूछेगा अमाउंट्स नॉट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट बीइंग द आइटम्स फॉलिंग विद इन द स्कोप ऑफ डेफिनेशन सेक्शन 28। अब सेक्शन 28 में कुछ 7 से 8 इनकम्स हैं जिनकी लिस्ट आपको दी गई है, जिसमें ये बताया गया है दैट कोई भी ऐसी इनकम जो सेक्शन 68 में फॉल करती है लेकिन आपने अपने P&L अकाउंट में उसको क्रेडिट नहीं किया है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे। आपने 16B में प्रोवाइड करनी है डिटेल प्रोफॉर्मा क्रेडिट, ड्रॉबैक, रिफंड ऑफ ड्यूटी ऑफ कस्टम्स और एक्साइज और सर्विस टैक्स और रिफंड ऑफ सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स और गुड्स एंड सर्विस टैक्स वेयर सच क्रेडिट्स, ड्रॉबैक्स और रिफंड आर एडमिटेड एज ड्यू बाय द अथॉरिटीज कंसर्न्ड। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहती हूँ दैट यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है आर एडमिटेड एज ड्यू बाय द अथॉरिटीज कंसर्न्ड। किसी भी तरीके का रिफंड, फॉर एग्जांपल जैसे आप बात कर सकते हैं सैड की, अगर आपका सैड का रिफंड है, आपने उसकी एप्लीकेशन डाल दी है और वो एप्लीकेशन एडमिटेड हो गई है एज ड्यू विद द अथॉरिटीज, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देंगे। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन जस्ट लॉन्च की है लेकिन वो एडमिटेड एज ड्यू नहीं हुई है विद इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद आपकी एडमिटेड एज ड्यू हुई है, तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। एस्कालेशन क्लेम्स एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर की डिटेल आप यहाँ पर देंगे। एस्कालेशन क्लेम्स जनरली ड्यू होते हैं, एक्सेप्टेड होते हैं परसुएंट टू कॉन्ट्रैक्ट, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी जरूरी है। अन्य अदर आइटम ऑफ इनकम, कोई ऐसी आइटम ऑफ इनकम जो आपकी जजमेंट के हिसाब से आनी चाहिए थी अंडर द हेड PGBP लेकिन वो यहाँ पर नहीं शो की गई है, तो आप उसमें ऐड डिटेल कर सकते हैं, जिसमें बैंक इंटरेस्ट या डिविडेंड जैसी इनकम्स आ जाती हैं। कैपिटल रिसीट्स एनी, कोई ऐसी कैपिटल रिसीट्स जो आपको लगता है जैसे ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर आपको कोई ऐसी इनकम रिसीव हुई है जो कि P&L अकाउंट में ना डालकर कैपिटल अकाउंट के थ्रू रूट कर दी गई है, या आपको लगता है दैट कैपिटल रिसीट्स टैक्सेबल होनी चाहिए थी अंडर PGBP, तो आप उसकी यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। एक चीज यहाँ पर मैं मेंशन ये करना चाहती हूँ दैट अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स रिसीव हुई हैं इन रिलेशन टू फिक्स्ड एसेट्स और उन गवर्नमेंट ग्रांट को आपने एडजस्ट कर दिया है फिक्स्ड एसेट्स में, या अगर आपकी कोई लोन या बोरोइंग है, नो डाउट्स कि वो कैपिटल रिसीट्स हैं लेकिन उनको आप यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। एज पर गाइडेंस नोट्स ऑफ अकाउंटिंग ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। यहाँ पर हम सेव करेंगे तो वापस हम आ जाते हैं अपने क्लॉज नंबर 17 पर। क्लॉज नंबर
क्लॉज 17 डील करता है अगर आपने लैंड या बिल्डिंग या दोनों को ट्रांसफर किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि दैट इनकी ट्रांसफर पे जो आपको कंसिडरेशन रिसीव हुई है वो लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, उस केस में आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन फाइल करेंगे इन सेक्शन 43 CA और 50C। देखिए 43 CA डील करता है जब आप ट्रांसफर करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपने हेल्ड की थी एज स्टॉक इन ट्रेड, ये एप्लीकेबल होगा। जो रियल एस्टेट में डील करते हैं जैसे लैंड डेवलपर है, बिल्डिंग डेवलपर है। सेक्शन 50C डील करता है अगेन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन जो आपने हेल्ड की होगी एज अ कैपिटल एसेट। इन दोनों ही केसेस में अगर आपकी जो कंसिडरेशन है लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी जरूरी है। जब आप ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपसे प्रॉपर्टी की डिटेल मांगी जाएगी, कंट्री की डिटेल मांगी जाएगी जिसमें ये आपकी प्रॉपर्टी लोकेटेड है, उसका आपको प्रॉपर एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। एड्रेस मेंशन करने के बाद आपसे टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट की इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। कंसिडरेशन जो आपने रिसीव की है, वैल्यू अडॉप्टेड और असेस्ड और असेसेबल में आप यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की जो आपकी गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड वैल्यू है वो डालेंगे। सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद जब आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो ऐड करते ही वो आपको सेव का बटन एक्टिवेट कर देगा। सेव के बटन को एक्टिवेट करने के बाद हम दोबारा से बाहर आ जाएंगे। क्लॉज 17 में एक बात ये मेंशन कर देना चाहती हूँ दैट अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है तो सेक्शन 43 CA और 50C दोनों ही आउटसाइड इंडिया की प्रॉपर्टी को आउट ऑफ प्रीव्यू नहीं रखते हैं। मतलब अगर आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है उसको भी ट्रांसफर किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी जरूरी है। मैंने कोशिश की है दैट मैं आपको सारे क्लॉजेस को डिटेल में बता पाऊँ और वीडियो को शॉर्ट रखते हुए मैंने बहुत ही कंपाइल फॉर्म में सम अप करके आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो काइंडली आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।